नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आई एल और पी। ठीक है, तो आई एल पी इसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं कि इनर लाइन परमिट जो है इसका क्या, हमारे देश के आज़ादी के पहले ऐसा कोई कानून था। तो समझिएगा, हमारे देश का जो पूर्वोत्तर भाग है तो उसमें उसको पहले बंगाल के अंतर्गत लाया जाता था। तो आप जानते हो कि बंगाल का जो प्रेसिडेंसी जब अंग्रेज़ों के अधीन में था तो उसमें ये जितने भी पूर्वोत्तर राज्य आप देखते हो उसके साथ में असम हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ में जो आज का बांग्लादेश है, बंगाल हो गया, बिहार का पार्ट हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी के सभी बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। लेकिन जब आपका इसको अलग किया गया तो बंगाल के ही ईस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत 1873 के तहत में एक आईएलपी दस्तावेज बनाया गया। ये एक तरह का दस्तावेज है, एक तरह का पत्र है, आदेश पत्र है जो कि जारी किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी सरकारी कानून के तहत। तो समझिएगा, तो जब अंग्रेज़ों ने 1873 में इसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट बनाया तो उसी के दस्तावेज को आईएलपी नाम दिया। क्या नाम दिया? इनर लाइन परमिट। कहने का मतलब है कि यह एक यात्रा दस्तावेज था। कहने का मतलब कि यदि आप इस क्षेत्र में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक विशेष परमिट लेनी पड़ेगी। मतलब विदाउट परमिट का अगर कोई घूमने जाता है तो वो एक अपराधी होगा और उसको कानूनी तौर पे सज़ा भी मिल सकती है, वह गिरफ्तार हो सकता है। अब इसमें क्या होता था कि सीमित अवधि के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को जाने की अनुमति होती है। ऐसा आज के डेट में भी है कि जिन राज्य के जिन क्षेत्रों में आईएलपी लागू होता है उन क्षेत्रों में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उस कंसर्न स्टेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आईएलपी के तहत वहाँ पे एक सीमित समय के लिए जा सकते हैं। जबकि विदेशी जो नागरिक होते हैं उसमें आईएलपी लागू नहीं होता, उनके लिए एक अलग से पत्र बनवाना पड़ता है जिसको पीएपी बोलते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा भी देख लेंगे। लेकिन अब आईएलपी पे कंसंट्रेट करते हैं कि अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया था। हमारे देश की मैटर थी तो अंग्रेज़ों को ऐसा क्या डर था कि जिसकी वजह से उन्होंने आईएलपी लागू किया था पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो समझिएगा, अंग्रेज़ों ने लागू इसलिए किया था इन क्षेत्रों में आईएलपी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज सबसे अधिक व्यापार करना चाहते थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार जो है, एक अधिकार जो है वो आपका ब्रिटिशर्स के पास हो, इसीलिए कोई अन्य व्यापारी किसी भी भारत के किसी अन्य क्षेत्र से न आकर के यहाँ व्यापार न शुरू कर दे, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया था। अब प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे कि आईएलपी हो गया और भारत का अन्य भाग, उसको बांटने वाली एक काल्पनिक लाइन को ही इनर लाइन कहा गया। मतलब ये क्या करेगा कि दो लाइनों के बीच का जो आपका लाइन होगी, एक काल्पनिक लाइन होगी जिसके अंदर बिना परमिशन के कोई भी नहीं आ सकता है, उसी को इनर लाइन कहा गया और उसकी परमिट लेने को ही इनर लाइन परमिट पत्र कहा गया। ठीक है, 1873 की धारा 2 के तहत आईएलपी जो है वो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में था, लेकिन आज के डेट में 4 राज्यों में ये आपका है। एक तो मिजोरम में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा नागालैंड में। लेकिन 11 दिसंबर 2019 को मणिपुर को भी आईएलपी के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रदेश के संपूर्ण प्रदेश के क्षेत्र को ही आईएलपी में लाया जाए, क्योंकि इसमें असम का नाम नहीं आता। लेकिन असम के जो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से मिलते हैं, टच होते हैं, या फिर कह लीजिए कि नागालैंड से जो क्षेत्र मिलते हैं, तो उसमें तीन क्षेत्र ऐसे हैं, 3 जिला ऐसे हैं जहाँ पर आईएलपी लागू है। उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब लेकिन अगर विदेशी पर्यटकों की बात किया जाए तो उनके लिए पीएपी नामक एक पत्र जारी किया जाता है जिसको ले करके वो परमिट के तहत वहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। अब विदेशी नागरिक संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत इनर लाइन या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसको संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। कहने का मतलब है कोई भी विदेशी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घूमने जाता है तो उसके लिए वो आपका संरक्षित क्षेत्र होगा और उसमें आपको परमिशन की ज़रूरत होगी। कोई भी विदेशी हमारे क्षेत्र के अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर घूमने के लिए जाता है तो उसके लिए उसको अलग से परमिट लेनी पड़ेगी, चाहे जिस प्रदेश में जाए, वही उसके लिए आईएलपी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत को ही ये नक्शा बनाने की कोशिश की है। तो जो क्षेत्र, जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूँ, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इसके अंदर का जितना है वो असम है। इधर आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, ये एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो आपका नागालैंड हो गया। नागालैंड के नीचे आपका ये वाला क्षेत्र जो है आपका मणिपुर है। नागालैंड के ही यहाँ पे किनारे पे, असम की बाउंड्री पे दीमापुर नामक स्थान पाया जाता है जहाँ पर हाल ही में चर्चा में था आईएलपी। और आपका ये नागालैंड से और मणिपुर के नीचे जो है आपका ये वाला क्षेत्र जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मिजोरम है। और यहाँ पे जो मैंने नीचे दिखाया था ना, एक बार मैं इसको मिटा करके आपको दोबारा दिखाता हूँ।
समझिएगा यहाँ पे। अब मिटा ही देता हूँ, बाकी बातें आपको समझ में आ रही होंगी ना। तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है, इतना क्षेत्र है, वो मिजोरम का किसके अंतर्गत आता है, आईएलपी के तहत आता है। ये क्षेत्र आपका त्रिपुरा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। मतलब संपूर्ण अच्छे तरीके से नक्शा मैं नहीं बनाया हूँ, लेकिन इतना बनाया है मैंने कि आपको आइडिया लग जाए। इसी तरीके से मिजोरम जो है आपका ये इतना है, सॉरी मेघालय है, ठीक है। मेघालय में गारो खसी जयंतियाँ जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, इसी मेघालय में पाई जाती है। चेरापूंजी नामक स्थान यहीं पाया जाता है, समझिएगा। तो अब इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे आईएलपी लागू है उसको भी मैंने यहाँ पे बताया है। जैसे आंध्र प्रदेश का पूरा ही हिस्सा, ये आप आंध्र प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देख रहे हो ना, सब जगह आईएलपी लागू है, ठीक है। इनर लाइन परमिट लगती है। अगर आंध्र प्रदेश नहीं, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो उसके लिए आपको आईएलपी नामक दस्तावेज लगेगा। अब नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड जो है आपका, उसका पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक दीमापुर वगैरह सारे क्षेत्र, वहाँ पे भी जाने के लिए आपको आईएलपी लगता है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न हो। अब मैं जो बताता जाऊँ उसको आप समझिएगा। थोड़ा कलर भी चेंज कर लिया जाए जिससे कि यहाँ पे आपको समझ में आए। तो मैंने क्या बताया कि जो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ वाला, फिर आपका नागालैंड का क्षेत्र है, वहाँ पे भी आपका आईएलपी लागू है। अब समझिएगा मणिपुर, तो मणिपुर के कौन कौन से क्षेत्र में लागू, लगभग पूरे राज्य में आपका लागू है। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम आपका ये वाला क्षेत्र है। तो मिजोरम जो है, मिजोरम में आपका अगर बात किया जाए तो उसमें आईएलपी लागू नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो आप। मेघालय में लागू है, त्रिपुरा में लागू है कुछ क्षेत्रों में, असम में कुछ क्षेत्रों में लागू है, बोडोलैंड में कुछ क्षेत्रों में। असम का मतलब क्षेत्र ही है, समझाता हूँ मैं आपके आराम से, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे मैं एक एक करके बारी बारी से बताऊँगा आपको लास्ट तरीके से, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखिए मणिपुर के पूरे राज्य में लागू है, लगभग पूरे राज्य में। मणिपुर कहाँ है आपका, मैं इसको यहाँ पे चिन्हित कर दे रहा हूँ। अब असम के 3 जिलों में, एक बोडोलैंड क्षेत्र है, एक आपका कार्बी एंगलोंग क्षेत्र है, एक आपका दीना हसाओ क्षेत्र है। असम के बहुत कम क्षेत्रों में लागू है। इसके बाद मेघालय जो है, मेघालय में लगभग पूरे राज्य में लागू है। मेघालय आपका कहाँ है उसको आप देख लीजिए। तो मेघालय आपका ये है, ठीक है, मेघालय के पूरे राज्य में लागू है। कहाँ छोड़ करके, मेघालय में एक जगह है शिलांग, मेघालय के शिलांग में लागू नहीं है आपका आईएलपी, ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरा आपका यहाँ पे है। त्रिपुरा के छठवें अनुसूची के जितने भी क्षेत्र आते हैं, मतलब लगभग 70% क्षेत्र है त्रिपुरा का, वहाँ पे आपका आईएलपी लागू है। नागालैंड का पूरा क्षेत्र, ये नागालैंड आप देख रहे हो पूरा क्षेत्र। आंध्र प्रदेश, दीमापुर जो है आपका नागालैंड के अंतर्गत ही, वहाँ पे भी आपका आईएलपी लागू है। आंध्र प्रदेश में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्षेत्र आपका इसके अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सूचना समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने तैयारी को आप बारीकी से समझ पाएँ। धन्यवाद।